वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा हिंदी चैनल। और आज हम बात करेंगे कि भाई इंडिया में आप अगर कैनन के सबसे अच्छे कैमरे खरीदने चाहें 2020 में तो कौन कौन से कैमरे अवेलेबल हैं। ये एक इंग्लिश वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि इसका एक हिंदी वर्जन भी बनाइए, तो मैं ये बना रहा हूँ। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि भाई कौन कौन से बेस्ट कैमरे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं इस वीडियो में कैमरे के फीचर्स को नहीं डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप जैसे कई यूट्यूबर्स करते हैं। मैं सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि इस पर्टिकुलर कैमरे में क्या अच्छाई है, किस पर्पस से इसे लिया जाए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो आप पर्टिकुलर कैमरा मॉडल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छाई और बुराई मैं बताऊँगा हर एक मॉडल की, जो मुझे पसंद है और जो मुझे नापसंद है, दोनों की। तो सबसे पहले मैं एंट्री लेवल से शुरू करूंगा और एंड में करूंगा यूएसआर पे। और 1DX Mark III की मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो प्रो लेवल बॉडी है, जिसको लेना है ले। बट मैं उन दरमियान एंट्री लेवल कैमरा जो है कैनन का 3000D उससे यूएसआर के बीच में हर एक कैमरे के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा और कौन से कैमरा अच्छा है, उसमें कौन कौन सी अच्छाई बुराई में हर चीज़ का डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ 3000D कैमरे के साथ, जिसकी कीमत कैनन ने काफ़ी गिरा रखी है। हालांकि फ्लिपकार्ट अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा वो बिक भी रहा है, सेल में है काफ़ी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछी जाती है कि भाई 3000D लें या 1500D लें, तो दोनों में बेसिक्स अंतर क्या है, क्योंकि एक में 18 मेगापिक्सल का सेंसर है, एक में 24 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो बेसिक से शुरू करते हैं 3000D से। तो ये कैमरे में क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये कैमरा अच्छा है। तो सबसे पहली बात की जो 3000D मॉडल है आया ही क्यों, और ये क्यों इंडिया में ही लॉन्च किया कैनन ने, क्यों इसे फॉरेन में नहीं लॉन्च किया। इन जनरल कैनन दूसरे नेम से लॉन्च करते हैं कैमरे को यूएसए में, बाकी यूरोप में, बट इस पर्टिकुलर मॉडल को उन्होंने सिर्फ इंडिया में उतारा। रीजन ये है सिर्फ सिंपल कि इसमें एक 18 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है। आप प्रेस रिलीज को खंगार दीजिए, यहाँ पे कहीं भी नहीं मेंशन है कि ये रिडिजाइन सेंसर है या न्यू सेंसर है। इसमें सिर्फ मेंशन है कि इसमें 18 MP का सेंसर लगा है। तो मेरे पास अभी भी एक मॉडल पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये है आपका 600D। इसको आप यूएसए में T3i बोलते हैं। तो ये यूएसए का मॉडल मैंने परचेस किया था। इसमें वही 18 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो ये जो कैमरा है इसके अंदर की जो 18 MP की सेंसर है उसी को कैनन ने रिपैक करके अपने 3000D में दिया है। तो 3000D में आप ये चाहिएगा कि आपको उसमें एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिले और आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो अभी के एंट्री लेवल DSLR या मिररलेस कैमरे के कंपैरिजन में आपको आउटपुट दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि आपके पास अगर 20,000 रुपये का फ़ोन है तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे दे आपके 3000D से। तो ये मेरी बात है कि अगर आप एंट्री लेवल कैमरे लेने की सोच रहे हो तो भाई 3000D मत लेना। रीज़न यही कि उसमें आउटडेटेड 18 MP का सेंसर लगा हुआ है, जो कि कहीं पड़ा हुआ था, उसे निकालना था, भाई निकाल दिए। सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कैमरा लेते हो कि वो कुछ दिन चले, थोड़ा ज़्यादा दिन चले, आप ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ले रहे हो, तो आप देखोगे कि कैनन ने अपने 600D जो मॉडल है उसमें भी उन्होंने मेटल माउंट दिया था। बट ये जो 3000D का चक्कर है इसमें उन्होंने प्लास्टिक माउंट दे रखा है। अब क्या बात है कि जो प्लास्टिक माउंट्स का कैमरा होता है उसकी जो लेंस माउंट की ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं रहती जितने की मेटल माउंट की रहती। तो आप एक कैमरा खरीद रहे हो, सोच रहे हो 5 साल 6 साल 7 साल चलाना है या उतने तक चले तो अच्छा है, तो भाई हो सकता है बीच में लेंस माउंट घिस जाए या कुछ प्रॉब्लम ऑकर हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक की माउंट बनी हुई है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बात ये है कि 3000D मेरी समझ से अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन ले, मुझसे सजेशन ले, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता हूँ। आप 20 से 25,000 रुपया 22,000 को तो आप मेरी समझ से गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए। आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो, अच्छे भी मॉडल है। अब आते हैं 1500D पे। 1500D में लगा हुआ है 24 MP का सेंसर। ये सेंसर सही में अच्छा है, इसकी इमेज क्वालिटी मैंने देखी है। 3000D जो निकॉन का D3500 सीरीज का कैमरा है उससे अप्रॉक्सीमेटली मैच कर ही जाती है, थोड़ा सा बेटर है निकॉन का D3500, बट मोर और लेस 1500D एक अच्छा कैमरा है। अगर आप एक स्टिल शूटर है, आपको सिर्फ फोटो ही खींचनी है, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ये मैं जो लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ फोटो ही खींचनी है, तब ये कैमरा ले 1500D, क्योंकि ये सिर्फ फोटो ही खींचेगा। इसके वीडियो मोड को बोल के भी मत यूज़ करना, क्योंकि ऑटो फोकस मिलना ही नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई ये अब कर नहीं रहा है।
ये जो 1500D कैमरा है, ये आप बिगनियर के बाद वाला मॉडल है 1500D, लगभग 30,000 रेंज में मिल जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर देना कि क्या एक्चुअल प्राइस है, आप बता देना मेरे को, लेकिन 30,000 रेंज में मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस कैमरे को मैंने यूज़ करा है, देखा है कि इसमें वीडियो AF नहीं है। रीज़न क्या है कि कैनन ने इसमें कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट CMOS सेंसर लगाया है, और ये इसकी जो टोटल AF है वो डिपेंड करती है फेज AF मॉड्यूल पे, जो कि 9 पॉइंट फेज AF मॉड्यूल है कैमरे का। तो ऑटो फोकस फास्ट तभी तक आपको ये कैमरा देता है जब तक कि आप व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हो। जहाँ पे आप डिस्प्ले मोड में गए वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF शुरू हो गया, और अगर आप वीडियो मोड में गए तो वो भी बंद हो जाएगा जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करोगे। तो ले दे के अगर आपको सिर्फ स्टिल शूट करना है, आप बहुत ही बिगनियर हो, आपको बस एक कैमरा चाहिए जिससे आपको सिर्फ स्टिल शूट करना है, तो ये एक अच्छा कैमरा है। आप इससे शुरुआत कर सकते हो, ना कि 3000D से। तो 1500D कैमरा किस लिए बना है? स्टिल शूटिंग पर्पस के लिए। आप वीडियो का रिकॉर्डिंग है, फुल HD रिकॉर्ड करता है, बट उससे नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि वो AF फिर मैनुअल करना होगा, और बिगनियर्स के लिए मैनुअल AF नियर अबाउट इम्पॉसिबल थिंग होती है। अब हम आते हैं अपने अल्ट्रा पॉपुलर मॉडल 200D के 200D Mark II, जो कैनन ने नया लॉन्च किया है मार्केट में। एक पीस मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी। ये मुझे पड़ा था 47,000 के अप्रॉक्सीमेटली फ्लिपकार्ट में, अभी भी शायद आपको उतने का पड़े, या हो सकता है कम हो या जो भी हो। तो ये कैमरा मैंने क्यों परचेस किया? रीज़न ये है कि इसमें कैनन ने 3rd जनरेशन की DPF सेंसर लगाई रखी है। 3rd जनरेशन DPF सेंसर क्या करती है कि आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग को इनेबल कर देती है। तो यहाँ पे आपका फेस ही नहीं ट्रैक होता, आई भी ट्रैक होता है। तो इससे जो फोकसिंग कैपेबिलिटी है कैमरे की काफ़ी एनहेंस है, और जो फोकस है काफ़ी पिन पॉइंट रहता है। आप वीडियो शूट करो, स्टिल शूट करो, 3000 के अबव इसमें ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स है, जिसको फर्दर कैनन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है AF जोन्स में, जिसे हम आराम से सिलेक्ट कर सके। तो इसमें ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। 200D से ये अच्छा क्यों है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था, मैं लिंक दे दूंगा कहीं स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में, कि क्यों ये बेटर है 200D से। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। फिलहाल इसमें जो अच्छाई ये है कि ये काफ़ी अच्छी फोकसिंग करता है। आप डिस्प्ले मोड में इससे फोकस करें या आप वीडियो मोड में फोकस करें, ये काफ़ी अच्छी फोकसिंग करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो ये बहुत अच्छी फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करेगा। DPF का फुल ऑन सपोर्ट आपके पास रहेगा, और मोर और लेस इस प्राइस रेंज में 47,000 पे इससे अच्छा कैमरा आपको कहीं नहीं मिल सकता पूरी मार्केट में। अपने क्लास का ये बेस्ट कैमरा है। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने अच्छा ही तो बात कर ली। प्रॉब्लम्स ये है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो इसमें है, आप इससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्रॉप्ड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितनी क्रॉप है? 1.6x तो सेंसर का क्रॉप है, ठीक है। अगर आप इसमें 50 mm की लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसमें 1.6x क्रॉप लग जाएगा, क्योंकि 50 mm की तो फुल फ्रेम लेंस होती है, प्लस एडिशनल 1.6x क्रॉप लगेगा क्योंकि आपने 4K मोड सिलेक्ट किया। ये इश्यू है इस कैमरे के साथ। तो टोटल क्रॉप कितना हुआ आपका? 2.56। अब ये 2.56 क्रॉप लेकर आप कहाँ जाओगे? अब ये बताइए, हमें इतना छोटा फ्रेम मिलेगा अगर 4K वीडियो में, तो हर लेंस की फोकल लेंथ अल्टर्ड हो जाएगी, यू कैन नॉट शूट। दूसरी सबसे बात की यही प्रॉब्लम काफ़ी नहीं थी, आपका DPF भी ऑफ हो जाएगा, आपको कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF मिलेगा। तो फायदा क्या हुआ? 4K में शिफ्ट करते हैं, इतनी परेशानी एक साथ माथे पे गिरेगी, तो उससे अच्छा है कि भाई 4K से शूट ही ना किया जाए। ये कैमरा में नहीं यूज़ करना 4K के लिए, तो फुल HD रिकॉर्ड करना है या आपको स्टिल इमेजेस अच्छी लेनी है, इसमें बहुत ही फास्ट AF है, बिलीव मी। फुल HD में और स्टिल शूटिंग के दौरान बेस्ट कैमरा है। ये हुआ बेस्ट अगर आप एंट्री लेवल हाइब्रिड शूटर, आपको यूट्यूब कंटेंट बनाना है जैसे कि मैं बनाता हूँ, या आपको स्टिल शूट्स करनी है, तो ये बेस्ट है। 200D2 आप जाकर ले लो, 47,000 का ये कैमरा है। लेंस की रिकमेंडेशन की वीडियो में बना चुका हूँ, मैं लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम आते हैं USM 50 पे, ठीक है। थोड़ा सा महंगा है इससे फिलहाल, और कैनन ने इसकी प्राइस भी ड्रॉप करी है हाल फिलहाल। तो USM 50 कैमरा और USM 200 कैमरा, ये दोनों के बारे में बात हम करेंगे अभी। M200 कैमरा रिसेंट अनाउंसमेंट है। M200 कैमरे में वही सेंसर कैनन ने लगाई है जो कि 200D2 में है, 3rd जनरेशन DPF सेंसर।
बट M200 में अच्छा ही क्या है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा है। आप अगर उसे हाथ में लेके देखोगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट फील आएगा, कभी फील ही नहीं होगा कि ये इसमें APS-C सेंसर लगा हुआ है। तो अगर आप फ़ोन के बाद अगर आप एक नया कैमरा लेना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा है M200 लो। फिर M200 किस किस पर्पस के लिए उपयोगी है, अच्छा है, तो आप उससे स्टिल शूट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ऐप देता है। स्टिल शूट करने के बाद हम आते हैं वीडियो पार्ट में। तो वीडियो पार्ट में उसमें कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं अच्छा ही बुरा ही दोनों डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पार्ट में M200 में क्या कैनन भूल गया देने को, वो है एक्सटर्नल माइक्रोफोन पोर्ट। तो उससे क्या होगा, जैसे कि हर एक कैमरे में रहती, इस कैमरे में भी है एक्सटर्नल माइक्रोफोन की पोर्ट। आप प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो नहीं डाल पाएंगे अपने कैमरे के अंदर, क्योंकि आपको टोटली डिपेंड रहना होगा कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे M200 में सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि कैनन ने ऑप्शन ही नहीं हमें दिया है कि उसमें हम एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स को लगाएं, वो पोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी बात, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप फुल HD में आपको DPF मिलती है, जहाँ 4K में जाते हो तो वही प्रॉब्लम हमें 1.6x प्लस 1.6x क्रॉप प्लस नो DPF सपोर्ट। तो 200D2 में तो ऐसा कोई इश्यू नहीं कि आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर सकते हो, उसमें आप आराम से कर सकते हो। लेकिन M200 के साथ ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते हो एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़। तो अगर आपको एक वर्सटाइल कैमरा चाहिए तो क्यों ना ये ले, क्यों हम वो लें, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगी तो भाई मेरे पास प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी इनपुट आएगी ही नहीं, तो हम कैसे अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको सिर्फ स्टिल शूटिंग पर्पस के लिए कैमरा लेना है तो फिर आप M200 ले सकते हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग की इश्यूज आ जाएगी बाद में। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ते हो, आपके पास कमेंट्स आएंगे कि भाई आपकी ऑडियो अच्छी नहीं आ रही है, तो अब क्या करोगे कि भाई मेरे पास माइक्रोफोन पोर्ट नहीं, आप ये लिखोगे। तो ये एक M200 एक अच्छा एंट्री लेवल कैमरा है स्टिल शूटर्स के लिए, बट वीडियो शूटर सावधान, हाइब्रिड शूटर सावधान, इसमें इनपुट पोर्ट कैनन देना भूल चुका है अपने, आप जो कहते हैं माइक्रोफोन इनपुट पोर्ट उसको। अब हम बात करते हैं USM 50 की। USM 50 बहुत ही अच्छा कैमरा था 2019 के मिड तक, जब तक कि ये 200D2 नहीं अनाउंस हुआ था। हालांकि मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद रखा हूँ, पर इसे मैंने कुछ महीने पहले खरीदा था हालांकि। तो ये 200D2 जब अनाउंस हुआ था, उसके पहले जो सबसे बेस्ट कैमरा था वो M50 था। मैं रिकमेंड कर रहा था काफ़ी लोगों को, भाई आप मिररलेस लो, आप DSLR मत लो, 200D क्यों ले रहे हो आप, M50 लो। बट M50 के बाद ये आया 200D2। अब मैंने रिकमेंडेशन चेंज करी। क्यों मैं बोलता हूँ M50 आप मत लो, क्योंकि इसमें थर्ड जनरेशन के DPF सेंसर उन्होंने लगा दी। अब इसमें IAF ट्रैकिंग और प्रिसाइज AF हमें मिल रहा है। प्लस आपका क्या है कि M50 जो है अब स्लाइटली आउटडेटेड हो चुका है इसके सामने, क्योंकि उसमें सेकेंड जनरेशन DPF सेंसर है। और जैसा कि रूमर्स पे अगर आप ध्यान दें तो M60 कैमरे की अनाउंसमेंट 2020 के एंड में होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि M60 आने वाला है। तो अगर आपको हड़बड़ी है कि अभी एक कैमरा लेना है तो भैया 200D2 लो, बाद में पछताओगे कि M60 आ गया थर्ड जनरेशन सेंसर के साथ, जो कि इसमें लगा था शायद, या 32 MP सेंसर जो भी आएगा उस पर अभी हमको डिस्कस नहीं करना। बट ये कैमरा जो है अभी उससे ज़्यादा एडवांस है M50 से, क्योंकि इसमें है थर्ड जनरेशन DPF। M50 की प्रॉब्लम सेम है, सेम आपको क्रॉपिंग इश्यूज फेस करनी पड़ती 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में। कोई भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि उसमें 4K अच्छा रिकॉर्ड होगा या व्हाटएवर, बट वी आर गेटिंग द सेम सिचुएशन इन द 200D2 और द M50 कैमरा। तो M50 क्यों ना ले, बस यही रीज़न है कि भैया उसमें सेकेंड जनरेशन DPF सेंसर लगी हुई है, जो कि 200 कैमरा में लगी, 200D में लगी है। ये 200D2 जो आया है इसमें थर्ड जनरेशन लगी है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है भाई, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है 50,000 के लगभग, तो आप नई टेक्नोलॉजी में करो, ना कि ओल्ड टेक्नोलॉजी में। ये हो गई आपकी 60,000 तक के कैमरे की रेंज की बात, जिसमें हमने काफ़ी सारे कैमरों को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं 80D के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर मॉडल रहा है। कई लोग बोलते हैं सर हम 80D लें या कौन सा कैमरा लें, आप सजेस्ट करो हमें। तो मैं ये कहूँगा कि भैया 80D ना ही लो तो अच्छा है। फिर वही बात आ जाती है कि 80D, 77D, 200D, ये सारे एक सेंसर शेयर कर रहे हैं,
सारे सेकंड जनरेशन DPF सेंसर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 80D से ज़्यादा बेटर 200D2 है। टेक्निकली इसमें बेटर AF सेंसर लगा हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो भैया 80D लेने का कि थोड़ा सस्ता हो गया चलो परचेस कर लेते, तो नहीं भाई 80D मत परचेस करो। 200D2 में थर्ड जनरेशन DPF सेंसर लगी है। आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग की सपोर्ट आपको सिर्फ इस कैमरे में मिलेगी। इस प्राइस रेंज में 80D भी नहीं देगा। तो ये हो गई 80D की बात। अब हम बात करते हैं 90D और M6 Mark II की। और 80D में भी वही क्रॉपिंग इश्यूज है जो कि इसमें है, तो कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट कहीं नहीं मिलने वाला है। स्टिल शूट करोगे तो इमेज क्वालिटी हो सकता है आपको स्लाइटली इसकी बेटर मिल जाए, क्योंकि इसमें इमेज प्रोसेसर भी नया लगा डिजिकेट। अब हम बात करते हैं M6 Mark II 90D की। इन दो कैमरे के बारे में बात कर लें तो इसमें जो 32.5 MP की कैनन ने सेंसर लगाए हैं, क्लास लीडिंग सेंसर। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। इस सेंसर ने तहलका मचाया हुआ है। इससे अच्छी बस अब एक सेंसर बची है पूरे मार्केट में, वो है X-T3 के अंदर जो पाई जाती है 26 MP की BSI CMOS सेंसर। उसकी मैन्युफैक्चरिंग सोनी ने की है मोस्ट प्रोबेबली। और वो 26 MP की BSI CMOS सेंसर जो है वो दो कैमरे में पाई जाती है फिलहाल के लिए, X-T3 और X-T30 में। तो अगर उस कैमरे पे क्या है कि उस कैमरे की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, जो डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस है, वो इस जो आपके M6 Mark II है और जो 90D से स्लाइटली बेटर है। लेकिन अगर आप डायनेमिक रेंज की कंपैरिजन करें जो हमने की थी, और इसका लिंक भी डाल दूंगा, तो M6 Mark II कैमरे की डायनेमिक रेंज जो है वो A6500 के इक्विवेलेंट है। तो आप ऐसा मत करना है कि सोनीज की डायनेमिक रेंज तो बहुत अच्छी होती है, कहाँ M6 Mark II ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ इन्होंने निकाल दिया। तो नहीं, कैनन ने जो इस बार सेंसर बनाया है 32.5 MP का, इसकी डायनेमिक रेंज भी बेटर है। ये हमने देखा है, टेस्ट में पाया गया कि सही में बेटर है। तो M6 Mark II की डायनेमिक रेंज के चलते मैं कहूँगा कि अपने क्लास में फिलहाल ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। 80 से 90 हज़ार के रेंज में आपको ये मिल जाता है। और इस कैमरे में सबसे अच्छी बात है कि कैनन ने पहली बार ऐसा किया है कुछ कि इसमें आपको 4K की क्रॉपिंग इश्यूज फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो 4K में जो आप रिकॉर्ड करते हैं तो कोई क्रॉप फैक्टर नहीं मिलता है, जो कि हमें M50 में मिलता है, 200D2 में मिलता है, 80D में मिलता है। कैनन के बाकी सारे APS-C मिररलेस और DSLR कैमरे में मिलता है, M6 Mark II में नहीं मिलता है और 90D में नहीं मिलता है। तो कोई 4K क्रॉपिंग नहीं, 4K में फुल टाइम DPF सपोर्ट। तो अगर आप हाइब्रिड शूटर हो, कैनन को आप प्रेफर करते हो, अगर आप चाहते हो बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग कैमरा लें, तो क्यों ना आप M6 Mark II ले लेते हो। तो अगर आप स्टिल शूटर हो या हाइब्रिड शूटर हो, आपको बहुत अच्छा 4K कैमरा चाहिए, बहुत अच्छा स्टिल शूटिंग कैमरा चाहिए, M6 Mark II आपके लिए बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 90D की। और 90D क्यों बेटर है M6 Mark II से? तो सेंसर सेम है, वीडियो परफॉर्मेंस, इमेज परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। और 90D जो है वो स्लाइटली कॉस्टली है आपके M6 Mark II से। तो क्यों वो कॉस्टली है और क्यों उसे आपको परचेस करना चाहिए? तो उसके मुख्य 3 रीज़न मेरी समझ से मुझे जो लगता है, तो सबसे पहले कि उसमें आपको बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। 90D में आपको एक बार आप बैटरी चार्ज करते हो आपको 1300 शॉट्स के करीब मिलता है। M6 Mark II में रफली आप 300 350 शॉट्स ले पाते हो। और उसके बाद 90D में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है वेदर सीलिंग, जो कि M6 Mark II मिस करता है। जो थर्ड सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है DSLR हैंड ग्रिप, जो इस बार उन्होंने डिज़ाइन बनाई है। और जो DSLR की जो फील आती है, जो ग्रिप आपके हाथ में आती है, तो जो आपको पकड़ने में जो मज़ा आता है वो M6 Mark II में मिसिंग रहता है। तो ये 3 एडवांटेज है 90D के साथ, बैटरी लाइफ, हैंड ग्रिप, वेदर सीलिंग, ये 3 मेजर एडवांटेज मैं कहूँगा। तो आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए ये आपके ऊपर अभी फिलहाल मैं छोड़ता हूँ कि अगर आपको एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ चाहिए, बेटर हैंड ग्रिप और बेटर वेदर सीलिंग चाहिए तो आप 90D के साथ जाओ, या फिर M6 Mark II कैमरा आप परचेस करो, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी है, थोड़ा लेटेस्ट स्टाइल का भी। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपको एक कैमरा लेना है, तो फिर M6 Mark II आपको सूट करेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम DSLR यूज़र हो, फिर आपको एक नया DSLR लेना है, तो 90D पे जाओ, क्योंकि वो हैंड ग्रिप की फील वो आपको आनी नहीं है M6 Mark II में। तो ये हो गई बात। तो अभी तक हम सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई, अभी तक सबसे अच्छे कैनन के कौन कौन से कैमरे हमने डिस्कस किए, कौन कौन से कैमरे आपको लेने चाहिए। यहाँ पे
मैं बात करता हूँ कि 200D2 सबसे लेटेस्ट है, थर्ड जनरेशन आई है तो उसमें लगा हूँ। उसके बाद आते हैं सीधे M6 Mark II 90D पे। इन सब में भी थर्ड जनरेशन आपके DPF सेंसर्स लगे हुए हैं। और इन खासकर इन दो कैमरों में 32 MP के सेंसर जो लगी हुई, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। वीडियो में आपको अनक्रॉप्ड 4K वीडियोस मिलता है। अब जैसे कि मैंने कहा था प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, तो इन दो कैमरे की प्रॉब्लम्स भी मैं शेयर करता हूँ M6 Mark II की 90D की आपके साथ। M6 Mark II और 90D फुल सेंसर रीड आउट नहीं करता है 4K के वीडियोस बनाते समय। हालांकि आपको क्रॉपिंग इश्यूज फेस नहीं करनी पड़ रही है, बट ये पिक्सल बिनिंग मेथड को यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें क्या होता है कि वो पिक्सल्स की लाइंस को स्किप करके दूसरे पिक्सल्स लाइन को रीड आउट करते हैं, इससे एक फुल फ्रेम सेंसर कवरेज आपको देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स 4K में नहीं मिलने वाली, जैसे कि एक सोनी कैमरे में मिलती है। आप A6400 की बात करें तो पहले 6K रिकॉर्ड करता है, फिर उसे डाउन सैंपल करता है 4K में, तो क्या डिटेल्स जो आपको मिलती है बहुत इनॉर्मस मिल जाती है। यहाँ पे जो आपके M6 Mark II 90D वैसा कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप YouTube का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो भैया इसके लिए तो बहुत सफिशिएंट कैमरे हैं, बहुत ही अच्छे कैमरे हैं। लेकिन आप हार्डकोर अगर वीडियो एडिटर हो, आप सिनेमाटोग्राफर हो, आपको बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है रॉ वीडियो फुटेज पे, तो फिर ये दो कैमरे आपके लिए नहीं बने हुए हैं। आप जाके दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे फुल सेंसर रीड आउट अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ कैनन ये कर पाया है कि वो विदाउट क्रॉप 4K रिकॉर्डिंग अलाउ करें इन कैमरों की। ये हो गई इन कैमरों की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम वो मैंने डिस्कस की। यूट्यूब के लिए परफेक्ट कैमरे हैं। आप हाई एंड वीडियो एडिटर हो, आपको डिटेल्स चाहिए पिक्सल टू पिक्सल लेवल की, नहीं मिलने वाली आपकी M6 Mark II 90D में। अब हम बात करते हैं SRP की। भाई SRP कम्प्लीटली आउटडेटेड कैमरा 1,50,000 आपसे ले लेगा कैनन, और देगा क्या आपको 6D Mark II का रीडिज़ाइन सेंसर, जिसकी इंडस्ट्री में बदनामी हो चुकी थी भाई, बहुत बुरी डायनेमिक रेंज है। और मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ। ये मैं खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि भाई उसकी जो डायनेमिक रेंज है सही में उतनी अच्छी नहीं है। आप निकॉन के D5600 की डायनेमिक रेंज को देख लो, आप 6D Mark II की डायनेमिक रेंज को देख लो, क्या उसमें डिफरेंस आपको मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई वही रीडिज़ाइन सेंसर इसमें लगा हुआ है USRP में। 4K रिकॉर्ड करो तो आपको DPF मिलना नहीं। आप सोचो, आप 1,50,000 का कैमरा खरीद रहे हो, वहाँ पे आपको 90,000 में मिल जा रहा है M6 Mark II, जिसमें कि आपको फुल टाइम DPF सपोर्ट मिल रहा है 4K में, कोई क्रॉपिंग इश्यू नहीं है। लेकिन RP में बिल्कुल उल्टा है, वो कुछ समय पहले का कैमरा है। तो एक बार तो इसमें थर्ड जनरेशन सेंसर लगा नहीं है। हाँ, फिरमेयर अपडेट के थ्रू कैनन ने उस हद तक पहुँचने की कोशिश की कि ऐप को इम्प्रूव करा जाए, तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं धरी हुई है। 4K में आपको DPF नहीं मिलता है। दूसरी बात की सुपर क्रॉप आपको फेस करना पड़ता है, 1.7x क्रॉप जब आप 4K रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये कैमरा वीडियो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। सेंसर जो है वो 6D Mark II का रीडिज़ाइन सेंसर है। तो स्टिल शूटिंग के लिए भी मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप RP कैमरा खरीदो, उससे बेटर है कि 90D M6 Mark II परचेस कर लो। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ EOS R की। EOS R कैमरा बहुत ही अच्छा स्टिल शूटिंग कैमरा है। आप मेरी बात को फिर से सुनिए दोबारा, ये बहुत ही अच्छा स्टिल शूटिंग कैमरा है। लेकिन क्योंकि EOS R क्यों अच्छा कैमरा है मैं ये बता दूं स्टिल शूटिंग के लिए, क्योंकि इसमें 5D Mark IV की रीडिज़ाइन सेंसर लगी हुई है। 5D Mark IV की सेंसर काफ़ी अच्छी है स्टिल शूटिंग पर्पज़ के लिए, और आप EOS R से भी आराम से फ़ोटो शूट करो, बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। अब हम बात करते हैं वीडियो की। सुपर क्रॉप इश्यू फेस करना पड़ता है अगर हम 4K वीडियो शूट करें तो 1.7x to 1.8x क्रॉप, अनबिलीवेबल क्रॉप, ये सब इश्यूज हैं। अगर आप फुल फ्रेम लेंसेज यूज़ कर रहे हो, इतनी लेंस का जो फोकल लेंथ इतना अल्टर हो जाता है, इतना सुपर क्रॉप फ्रेम मिलता है कि आप क्या शूट करोगे 4K उससे। मेरा ये कहना है कि अगर भैया आप हाइब्रिड शूटर हो, आप चाह रहे हो कि एक ढंग का 4K कैमरा ले कैनन में, तो आप इस समय सिर्फ M6 Mark II और 90D छोड़ के कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, बिलीव मी। और अगर आप स्टिल शूटर हो, एक फुल फ्रेम कैमरा आपको चाहिए, तो फिर EOS R खरीदो। RP मत परचेस करो, क्योंकि वो 6D Mark II का रीडिज़ाइन सेंसर है, और उससे जो इमेज क्वालिटी मैंने देखी है वो सेटिस्फाइंग नहीं उतनी अच्छी आती। आप परचेस करके देख लो। और EOS R खरीदो अगर आपको एक फुल फ्रेम कैमरा लेना है कैनन में, बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। तो मैं अब सम अप कर दूं अपने गाइड को एट द एंड कि कौन कैमरा आपको परचेस करना चाहिए 2020 में।
तो भाई 200D2 बहुत ही अच्छा कैमरा है, थर्ड जनरेशन, DPF सपोर्ट देता है, IAF ट्रैकिंग देता है, आप स्टिल खींचो, वीडियो खींचो, बहुत ही उम्दा कैमरा है। बट रिमेंबर 4K के लिए नहीं बना हुआ है। 200D2 के बाद हम जंप करते हैं सीधे M6 Mark II और 90D पे। 90D और M6 Mark II अपने क्लास के बहुत ही अच्छे उम्दे कैमरे हैं, बेस्ट फॉर स्टिल शूटिंग, बेस्ट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस। और सिर्फ एक इश्यू है कि इसमें आप हाई एंड वीडियो एडिटर है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए 4K में, तो वो नहीं मिलने वाली। हालांकि और कोई इसमें इश्यू नहीं दो मॉडल्स में। और हम स्टिल शूटिंग बेस्ट फुल फ्रेम कैमरे की बात करें तो इस समय है EOS R बेस्ट स्टिल शूटिंग कैमरा कैनन के अंदर। आपको खरीदना है फुल फ्रेम कैमरा तो आप EOS R खरीदो। ये थी मेरी गाइड जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि भाई कौन सा कैमरा आपको 2020 में लेना चाहिए। अगर आपको ये गाइड अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए।